Learning English. This is Sarwan sir, and today we will study Dust of Snow by Robert Frost. In class 9, you have studied one of his poem, The Road Not Taken. He is known as realistic poet since most of his creations are based on real life experience. This poem is one of them. This is a short poem of two stanza having 4 lines in each. Through this poem, he tries to shatter a dogmatic faith or ill omen. As we believe, or in human society, there is a belief that something is not good for us, something is bad for us. फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लें कि हमारे जो समाज में है, एक बात पहले से चली आ रही है कि अगर हम लोग सड़क पे जा रहे होते हैं, व्हेन वी वॉक ऑन रोड एंड अ कैट पासेस थ्रू द रोड, अगर उस सड़क से एक बिल्ली जाती है तो क्या होता है, हम लोग उसको अशुभ मानते हैं। उसी तरह से क्रो को भी हम लोग अशुभ मानते हैं, बैड ओमन मानते हैं। तो लेकिन ये सच है क्या? इस कविता के द्वारा उन्होंने, इस पोएम के द्वारा उन्होंने इसको तोड़ने की कोशिश की है। अब हम लोग लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन देखते हैं और स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन देखते हैं पोएम का। फिर हम लोग इस पोएम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, उसको देखेंगे, फिर उसको समझेंगे। चलिए आते हैं पोएम। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and shaped some path of a day I had drew. In first stanza, what poet says, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Dust means what? Dust means यहाँ धूल नहीं, dust means झड़ना। तो सिचुएशन ये बताता है कि poet must be standing under a hemlock tree, and hemlock tree is covered with snow, and one crow is sitting on the hemlock tree. Some movement of the crow caused fall of snow on the poet, कि उस क्रो के मूवमेंट के कारण कवि के ऊपर बर्फ गिरता है, स्नो गिरता है, और गिरने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेंजा में हम लोग देखेंगे। He has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had drew. ठीक है, viewed मीन्स यहाँ पे होता है held in regret, मीन्स एक पश्चातापपूर्ण। 3, या एक होता है कि जब हम कुछ चाहते हैं कि हमारे तरह से हो और वो नहीं होता है तो एक हमें पश्चाताप होता है, ऐसा नहीं हुआ, तो एक उदासी भरी हमारी अवस्था होती है, मानसिक अवस्था होती है, मूड हो जाता है। ठीक है, तो कहता है कि उससे हमारा एक मूड में चेंज आया, मानसिक अवस्था में वो हमारा चेंज आया। क्या चेंज आया, और उससे हुआ क्या कि हमारा जो दिन बर्बाद होने वाला था, जो हमारे पश्चातापपूर्ण दिन थे जिसके कारण पूरा दिन लगता था बर्बाद हो जाएगा, उसका पार्ट बच गया। इसका मतलब क्या होता है कि हिज माइंड और हिज मूड फ्रॉम ग्लूमिनेस turned into or changed into happiness, ठीक है, pleasantness, उसके pleasantness में बदल गए। तो सारे जो थे वो इल ओमन में आता है, ठीक है, कोई प्लेजेंट नहीं, सब सिंबलाइज करता है अनप्लेजेंटनेस का, डार्कनेस का, ग्लूमिनेस का, लेकिन उन्हीं के वजह से उनके मूड प्लेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उस एक सुपरस्टिशियस फेथ, एक डॉगमेटिक फेथ को तोड़ता है और ये एक मैसेज देता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस पोएम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है। फर्स्ट, राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम किसको कहते हैं कि जब एक वर्ड का साउंड दूसरे वर्ड के साउंड से मैच करता है तो उसको हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्रो राइम कर रहा है इसी स्टेंजा का थर्ड लाइन से, क्रो स्नो। तो हम लोग राइमिंग स्कीम को इस तरह से लिखते हैं अल्फाबेट से। तो अगर इसको ए माना तो जो इससे राइम करेगा वो ए होगा। दूसरा मी राइम कर रहा है ट्री से, तो इसको बी से प्रेजेंट किया तो ये भी बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या हो गया फर्स्ट स्टेंजा का राइमिंग स्कीम,
ए बी ए बी, ठीक है। सेकेंड स्टेंजा देख लीजिए, हार्ट राइम कर रहा है पार्ट से, अगर ये सी से रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये भी सी से होगा। फिर मोड राइम कर रहा है रीवुड से, तो ये डी से, ये भी डी से होगा। यानी सेकेंड लाइन फोर्थ लाइन से, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन से, इस तरह से ये राइमिंग इसके किसके हो गए, सी डी सी डी। समझ में आ गई। अब है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन किसको कहते हैं कि जब कोई वर्ड जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता हो वो एक लाइन में दो या दो से अधिक बार रिपीट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, एच से स्टार्ट, एच साउंड से स्टार्ट होने वाला है, एच साउंड से स्टार्ट होने वाला हर्ट है, तो ये एच साउंड का प्रयोग यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, रिपीट हुआ है, इसको हम एलिट्रेशन कहेंगे। एसोनेंस किसको कहेंगे, वावेल्स, जो वावेल साउंड है उसका अगर रिपीटेशन एक लाइन में दो या दो से अधिक बार हुआ है अलग अलग वर्ड में, ठीक है, पोजीशन उसका कोई भी हो, बिगिनिंग में भी हो सकता है, मिडिल में भी, एंड में, उससे कोई मतलब नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे, एसोनेंस कहेंगे। एसोनेंस में देख लीजिए यहाँ पे आपका, जैसे शुक, डाउन, ऑन, शुक में भी ओ है, डाउन में भी ओ है, ऑन में भी ओ है, ये वावेल है, इसका रिपीटेशन हुआ है, ये एग्जाम्पल किसका है, एसोनेंस का। उसी तरह से कॉन्सोनेंस का। कॉन्सोनेंस क्या होता है, जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड, वो पोजीशन उसका कोई भी हो, बिगिनिंग छोड़ो, बिगिनिंग तो एलिट्रेशन हो जाएगा, मिडिल में हो, लास्ट में हो, कहीं भी उसका प्रयोग हो, लेकिन दो या दो से अधिक बार अगर रिपीट हुआ है कोई साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, तो उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंस। जैसे देख लीजिए, ऑफ अ डे, यहाँ डी आया है, फिर आई हैड, यहाँ भी डी आया है, रीड, यहाँ भी डी आया है, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, कॉन्सोनेंस के हो गए। फिर है इंजैपमेंट। इंजैपमेंट क्या होता है कि कोई जब सेंटेंस दो या तीन लाइन में आगे बढ़ता जाता है और उसके बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, कॉलन कुछ नहीं आता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, इंजैपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये लिटरेरी डिवाइसेस इसमें इस्तेमाल हुए थे। इसके मैसेज अभी आप समझ गए, और लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन। ये लेसन यहाँ एंड होता है, ठीक है। गुड बाय।